चौहान वंश की सैन्य व्यवस्था और युद्ध नीति। चौहान वंश का इतिहास यदि गौरव और वीरता का प्रतीक माना जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण उनकी सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था और युद्धकला है। राजस्थान की धूल भरी धरती, अरावली की पर्वतमालाएं, मरुस्थल की कठोरता और मैदानों की खुली हवाएं, इन सब ने चौहान वंश को एक ऐसा योद्धा बनाया जिसकी तुलना समकालीन किसी भी शक्ति से करना कठिन था। सैन्य संगठन का स्वरूप। चौहान साम्राज्य की सेना 4 अंगों में विभाजित थी। 1. पदाति पैदल सैनिक। 2. अश्वारोही घुड़सवार सेना। 3. गजदल हाथी सेना। 4. रथी और रथ सैनिक। यद्यपि समय के साथ रथ का महत्व कम हो गया, परंतु पदाति और अश्वारोही सैनिक उनकी शक्ति का आधार बने। चौहान शासकों ने विशेष रूप से घुड़सवार सेना पर बल दिया क्योंकि राजस्थान के खुले मैदानों और रेतीले मरुस्थलों में तीव्र गति से युद्ध करना केवल घोड़े की सहायता से ही संभव था। घोड़े और उनके महत्व। चौहान वंश के लिए घोड़े केवल युद्ध का साधन नहीं थे, बल्कि गौरव और सामर्थ्य के प्रतीक थे। वे अरबी और तुर्की नस्ल के घोड़े विदेशों से मंगवाते और उन्हें प्रशिक्षित करते। अजमेर और रणथंभौर जैसे क्षेत्रों में विशेष अस्तबल बनाए गए थे, जहां घोड़ों की देखभाल होती। घुड़सवार सैनिक हल्के कवच और तेज धार वाली तलवार से लैस रहते। उनकी गति और शक्ति का प्रयोग अचानक आक्रमणों और शत्रु सेना को तितर बितर करने में किया जाता। हाथियों की भूमिका। हाथियों को चलते किले कहा जाता था। चौहान सेना में हाथियों की संख्या अधिक नहीं होती थी, परंतु युद्ध में उनका उपयोग महत्वपूर्ण था। हाथियों पर विशाल मीनार जैसी हौदियां बनाई जाती, जिनमें धनुर्धारी बैठकर शत्रुओं पर तीर चलाते। हाथियों का उपयोग किले की दीवारों को तोड़ने और शत्रु की पंक्तियों में भगदड़ मचाने के लिए किया जाता था। रणथंभौर और अजमेर के दरबारों में हाथी शक्ति और वैभव का प्रतीक भी माने जाते। सैनिकों के शस्त्र। चौहान वंश के सैनिक विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। तलवारें और खड्ग, भाले और बर्छे, तीर कमान, गदा और फरसे, ढाल और कवच। धनुर्विद्या में चौहान सैनिक विशेष दक्ष थे। उनके तीर दूर से ही शत्रु का संहार कर सकते थे। कवच धातु या चमड़े के बने होते और सैनिक इन्हें पहनकर युद्ध भूमि में उतरते। किले और दुर्ग नीति। राजस्थान के भूगोल ने चौहान वंश को दुर्ग किलों की नीति अपनाने पर विवश किया। रणथंभौर, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, नारनौल और सांभर के किले चौहान सैन्य शक्ति के साक्षी थे। किलों को इस प्रकार बनाया जाता कि वे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो। अरावली की चोटियों पर बसे दुर्गों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। किलों में अनाज, जल और शस्त्रों का संग्रह रहता ताकि लंबे समय तक घेराबंदी सहन की जा सके। सैन्य अनुशासन और प्रशिक्षण। चौहान सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि अनुशासन में भी श्रेष्ठ थी। सैनिकों को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्रविद्या का प्रशिक्षण दिया जाता। राजपूतों की परंपरा थी कि वे युद्ध को धर्म मानते और शौर्य को जीवन का लक्ष्य। यही कारण था कि चौहान सैनिकों की वीरता विदेशी यात्रियों को भी चकित कर देती। वे कहते थे, भारत के राजपूत रणभूमि में मृत्यु को वरण करना जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य मानते हैं। चौहान वंश के प्रमुख युद्ध। चौहान वंश ने अपने लंबे इतिहास में अनेक युद्ध लड़े। इनमें कुछ युद्ध आंतरिक शक्तियों के विरुद्ध थे, जबकि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों से। 1. तोमर और चाहमान संघर्ष। दिल्ली के तोमरों से चौहान वंश का संघर्ष प्रारंभ से ही रहा। पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया और अपनी शक्ति का विस्तार किया। 2. चालुक्य और परमारों से युद्ध। गुजरात के चालुक्यों और मालवा के परमारों से समय समय पर संघर्ष हुआ। कभी ये युद्ध भूमि और सत्ता के लिए होते, तो कभी व्यापार मार्गों के नियंत्रण के लिए। 3. तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ये चौहान वंश का सबसे गौरवपूर्ण युद्ध था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना पृथ्वीराज चौहान ने किया। अजमेर और दिल्ली की संयुक्त सेना ने गोरी की विशाल सेना को हराया। गोरी स्वयं घायल होकर भागा। 4. तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। ये वही युद्ध था जिसने चौहान साम्राज्य की दिशा और भारत के इतिहास की दशा बदल दी। गोरी ने चालाकी से पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इस युद्ध ने चौहान वंश को भारी क्षति पहुंचाई और दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया। युद्ध नीति और रणनीति। चौहान वंश ने युद्ध में कई प्रकार की नीतियां अपनाई। घेरा डालना, सीज, शत्रु के किलों को चारों ओर से घेरकर उनकी आपूर्ति रोकना। अचानक आक्रमण, सरप्राइज अटैक, तेज घुड़सवारों की टुकड़ी से रात में या अप्रत्याशित समय पर हमला करना।
कुंडलाकार विन्यास सैनिकों को गोल घेरे में व्यवस्थित करना ताकि शत्रु बीच में फंस जाए। हाथियों की दीवार, हाथियों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना और उनके पीछे सैनिकों को सजाना। सैन्य उपाधियां और सम्मान। चौहान वंश में शूरवीर सैनिकों और सेनानायकों को विशेष उपाधियां दी जाती। मल्लनाथ, रणधीर, वीर महाराज जैसी उपाधियां सैनिकों की वीरता का प्रतीक थी। पृथ्वीराज चौहान स्वयं सम्राट और हिंदुपथ की उपाधि धारण करते थे। वीरता और बलिदान की परंपरा। चौहान वंश की सेना केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए लड़ती थी। युद्धभूमि में पराजय की स्थिति में भी वे आत्मसमर्पण नहीं करते बल्कि साका और जौहर की परंपरा निभाते। राजपूत स्त्रियां जौहर की अग्नि में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करती और पुरुष युद्धभूमि में आखिरी सांस तक लड़ते। यही भावना चौहान सेना को अदम्य और अनुपम बनाती थी। निष्कर्ष। चौहान वंश की सैन्य व्यवस्था भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और संगठन का अद्भुत उदाहरण है। उनके किले, उनके घुड़सवार, उनके हाथी और उनके रणकौशल ने उन्हें उस युग की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना। यद्यपि तराइन की हार ने उनके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया, परंतु उनकी वीरता और युद्धनीति का गौरव आज भी भारतीय इतिहास में अमिट है। चौहान वंश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक योगदान। चौहान वंश का उत्थान केवल युद्धों और राजनीतिक विस्तार की गाथा नहीं है, बल्कि यह भारत की धार्मिक चेतना और सांस्कृतिक परंपरा के उत्थान की भी कहानी है। चौहान शासक तलवार के धनी थे, परंतु उनके हृदय में धर्म, आस्था और संस्कृति के लिए गहरी श्रद्धा भी थी। यही कारण है कि उनके शासनकाल में मंदिरों की घंटियां गूंजती रहीं, कला और साहित्य का उत्कर्ष होता रहा और धर्म संस्कृति राज्य की आत्मा के रूप में विकसित हुई। धर्म की भूमिका चौहान साम्राज्य में। चौहान वंश मूलतः वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी थे। वे शिव, विष्णु और शक्ति की उपासना करते थे। उनके राज्य में मंदिर निर्माण, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान शासन की प्रतिष्ठा का प्रतीक बने। शिव भक्ति का प्रभाव विशेष रूप से चौहान वंश पर देखा जाता है। अजमेर का अन्नासागर तालाब और उसके निकट बने मंदिर शिव और विष्णु दोनों की आराधना का प्रतीक है। रणथंभौर के किलों और नगरों में भी शिवलिंग और देवी मंदिर मिलते हैं। मंदिर निर्माण की परंपरा। चौहान शासकों ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति के केंद्र भी बनते थे। अजमेर का अन्नासागर और सोमनाथ मंदिर, ये जलाशय और उसके आसपास बने मंदिर चौहान वैभव का प्रतीक है। सांभर और पुष्कर के मंदिर, यहाँ चौहान शासकों ने विष्णु और ब्रह्मा की उपासना के लिए अनेक मंदिर बनवाए। रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह मंदिर आज भी चौहान वंश की धार्मिक भावना का जीवंत उदाहरण है। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी, मूर्तियों का सौंदर्य और स्थापत्य की भव्यता दर्शाती है कि चौहान शासक धर्म और कला दोनों के संरक्षक थे। जैन धर्म का संरक्षण। यद्यपि चौहान वंश वैदिक धर्मावलंबी थे, किंतु उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। अजमेर और रणथंभौर में जैन मंदिरों और मठों का निर्माण उनके काल में हुआ। व्यापारी वर्ग, जो प्रायः जैन धर्म का अनुयायी था, चौहान साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था। इसलिए चौहान शासकों ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। यही कारण था कि चौहान साम्राज्य में जैन संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ। सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उत्सव। चौहान वंश में धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों का बड़ा महत्व था। नवरात्रि, शिवरात्रि, होली और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाए जाते। राज दरबारों में नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होती। चौहान दरबारों में भाट, चारण और कवि शासकों की वीरता का गुणगान करते। स्त्रियां भी धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहती और मंदिरों में भक्ति गीत गाती। साहित्यिक उपलब्धियां। चौहान वंश साहित्य प्रेम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के काल में अनेक महान कवियों ने साहित्य रचा। चंद्रबरदाई, उनका पृथ्वीराज रासो चौहान इतिहास का अमूल्य ग्रंथ है। इसमें पृथ्वीराज की वीरता, प्रेम और बलिदान की गाथाएं अंकित है। यद्यपि इसमें कल्पना का अंश भी है, किंतु यह उस युग की संस्कृति और भावनाओं का जीवंत चित्र है। अन्य कवियों ने संस्कृत और प्राकृत भाषा में भी अनेक ग्रंथ लिखे। चौहान शासक कवियों को आश्रय देते और उन्हें धन मान से सम्मानित करते। संगीत और नृत्य। चौहान साम्राज्य के दरबारों में संगीत और नृत्य की परंपरा जीवित रही। वीणा, मृदंग और बांसुरी जैसे वाद्ययंत्र दरबार की शोभा बढ़ाते। देवालयों में भक्ति संगीत गाया जाता, वहीं दरबारों में वीर रस और श्रृंगार रस के गीत प्रस्तुत होते।
नृत्य भी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अंग था। मंदिरों में देवदासी परंपरा के अंतर्गत नृत्य होता और दरबारों में राजकीय उत्सवों में नृत्यांगनाएं प्रस्तुति देती। शिक्षा और विद्या का प्रसार। चौहान शासकों ने शिक्षा और विद्या को भी संरक्षण दिया। मंदिर और मठ केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि शिक्षा के केंद्र भी थे। यहाँ वेद, पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद और काव्य की शिक्षा दी जाती। अजमेर और रणथंभौर जैसे नगर विद्या के केंद्र बन गए थे। विद्वानों को कर मुक्त भूमि दी जाती और उन्हें दरबारों में मान सम्मान मिलता। धार्मिक सहिष्णुता। चौहान शासकों ने अपने राज्य में विभिन्न धर्मों को सहिष्णुता के साथ स्थान दिया। जैन, बौद्ध और वैदिक सभी धर्मावलंबियों को स्वतंत्रता मिली। यहाँ तक कि मुस्लिम आक्रमणों के बाद भी अजमेर में सूफी संतों को स्थान मिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह इसका प्रमाण है। ये धार्मिक सहिष्णुता चौहान साम्राज्य की सांस्कृतिक शक्ति थी। उन्होंने धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का साधन माना। धर्म और राजनीति का संबंध। यद्यपि चौहान शासक धार्मिक थे, परंतु धर्म को उन्होंने राजनीति से भी जोड़ा। मंदिरों को राजकीय संरक्षण देकर उन्होंने जनता के विश्वास को जीता। धार्मिक आयोजनों में स्वयं भाग लेकर वे ये दिखाते कि राजा प्रजा और देवता दोनों का सेवक है। निष्कर्ष। चौहान वंश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें केवल युद्धक ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के संवाहक भी बनाया। उनके मंदिर, साहित्य, संगीत और धार्मिक सहिष्णुता आज भी इस बात के प्रमाण है कि उनका साम्राज्य केवल तलवार की शक्ति पर नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की गहराई पर भी टिका था। उनकी भक्ति, उनकी कला और उनकी साहित्यिक परंपरा आज भी भारतीय इतिहास की गौरवशाली धरोहर है। चौहान वंश की विदेश नीति और कूटनीतिक संबंध। चौहान वंश का साम्राज्य केवल युद्ध और आंतरिक शासन तक सीमित नहीं था। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में विदेश नीति और अन्य राजवंशों के साथ कूटनीतिक संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। चौहान शासक जानते थे कि सिर्फ युद्ध की वीरता से राज्य का विस्तार और स्थायित्व संभव नहीं, बल्कि समझदारी, कूटनीति और वैवाहिक गठजोड़ों से भी साम्राज्य को सुरक्षित किया जा सकता है। पड़ोसी राजवंशों के साथ संबंध। चौहान साम्राज्य उत्तर और पश्चिम की ओर अन्य शक्तिशाली राजवंशों के बीच स्थित था, इसलिए उन्हें अपने पड़ोसियों से स्थायी संबंध बनाए रखना अनिवार्य था। 1. तोमर राजवंश। दिल्ली के तोमर वंश के साथ प्रारंभिक संघर्षों के बाद चौहान शासकों ने कुछ समय के लिए संबंध बनाए रखे। संघर्ष के बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार किया, तब उन्होंने सामरिक और प्रशासनिक दृष्टि से तोमर वंश को सम्मान दिया। 2. परमार और चालुक्य। मालवा और गुजरात के परमार और चालुक्य राजवंशों के साथ चौहान शासकों ने व्यापार और सुरक्षा के समझौते किए। कभी कभी युद्ध हुआ, परंतु कई बार आपसी गठजोड़ और वैवाहिक संबंध बनाए गए। 3. सोलंकी और नागवंशी। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के अन्य छोटे राजवंशों के साथ चौहानों ने दीर्घकालिक मित्रता और वाणिज्यिक समझौते बनाए। इन राजवंशों से वैवाहिक संबंधों ने राजनीतिक स्थिरता और सामरिक सहयोग सुनिश्चित किया। वैवाहिक गठजोड़ और राजनीतिक प्रभाव। चौहान वंश ने विवाह को केवल निजी संबंध नहीं माना, बल्कि इसे राज्य की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता सिंध के राजपूत राजा के घर से विवाह कर पृथ्वीराज ने राजनीतिक गठजोड़ मजबूत किया। इस विवाह ने न केवल दो राजवंशों के बीच मैत्री स्थापित की, बल्कि युद्ध के समय रणनीतिक सहयोग भी सुनिश्चित किया। अन्य चौहान शासकों ने भी अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह पड़ोसी राजवंशों के साथ कर सामरिक और राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखा। वैवाहिक गठजोड़ों से न केवल राजनीतिक मित्रता बढ़ी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। दूल्हा और दुल्हन के साथ कई बार विद्वान, कलाकार और व्यापारी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, जिससे संस्कृति और कला का आदान प्रदान हुआ। विदेशी यात्रियों और उनके विवरण। चौहान साम्राज्य के प्रभाव और उनकी विदेश नीति का पता विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरण से भी चलता है। अल बरूनी चौहान साम्राज्य के पूर्ववर्ती समय में भारत आया और यहाँ की धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया। मिन्हाज उस सिराज चौहान वंश के समय उनके कुछ युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। फरिश्ते और बारनी इनमें से कुछ इतिहासकारों ने चौहान शासकों के सैन्य अभियानों, राजनीतिक दृष्टिकोण और कूटनीतिक समझौते की जानकारी दी। इन विवरणों से स्पष्ट है कि चौहान साम्राज्य केवल स्थानीय शक्ति नहीं था, बल्कि अंतरराज्यीय और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था।
राजनीतिक समझदारी और गठजोड़। चौहान वंश ने अपने पड़ोसी और दूरस्थ राज्यों के साथ समझदारी पूर्वक गठजोड़ किए। कई बार युद्ध के बजाय समझौता और मित्रता को प्राथमिकता दी गई। यह नीति उन्हें समय पर विदेशी आक्रमणों और स्थानीय विद्रोहों से निपटने में सहायक साबित हुई। सैन्य सहयोग। कुछ राजवंशों के साथ सैन्य समझौते किए गए ताकि बाहरी आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता की जा सके। व्यापारिक गठजोड़। पड़ोसी राज्यों और व्यापारिक नगरों के साथ समझौते कर व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैवाहिक और राजनीतिक गठजोड़ से कला, साहित्य और धर्म का प्रसार हुआ। विदेश नीति की विशेषताएं। 1. सैन्य शक्ति पर आधारित कूटनीति। चौहान वंश अपने पड़ोसियों के साथ समझौता करते समय अपने सैन्य बल को प्राथमिक आधार मानते। 2. वैवाहिक गठजोड़ का प्रयोग। राजनीति और सुरक्षा के लिए पुत्र पुत्रियों के विवाह का उपयोग किया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान कूटनीति का हिस्सा था। 4. व्यापारिक हितों की रक्षा। विदेश नीति में व्यापार मार्गों और आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। महत्वपूर्ण परिणाम। चौहान विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों के कारण अपने साम्राज्य को कई वर्षों तक स्थिर रख सके। यह नीति उन्हें आंतरिक विद्रोहों और बाहरी आक्रमणों दोनों से निपटने में सक्षम बनाती। यद्यपि तराइन के युद्ध ने उनकी सामरिक शक्ति को कमजोर किया, परंतु उनके कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों का प्रभाव कुछ वर्षों तक उनके उत्तराधिकारियों तक महसूस किया गया। निष्कर्ष। चौहान वंश की विदेश नीति ने उन्हें केवल युद्ध और शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी, वैवाहिक गठजोड़ और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भी मजबूत बनाया। उनके शासक जानते थे कि केवल तलवार से साम्राज्य नहीं टिक सकता, बल्कि कूटनीति, मित्रता और धर्म संस्कृति के माध्यम से भी राज्य की स्थायित्व सुनिश्चित होती है। चौहान वंश की यह रणनीति उन्हें समकालीन राजवंशों में विशेष बनाती है। युद्ध, धर्म, साहित्य, संस्कृति और कूटनीति का संगम उनके शासन की पहचान रहा।